हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एनसीईआरटी की सीरीज सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी देखो डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में जो नॉलेज दी है वो आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। तो सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 देख रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी में यही चैप्टर 4 कर दिया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है कि आप जो यूपीएससी जिस लिहाज से पूछती है उस तरह की नॉलेज देखने को मिलेगी। तो चैप्टर 5 क्या है? व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। ठीक है, मतलब बुक्स हमें क्या बताती हैं और ब्यूरियल्स क्या बताते हैं, ये देखना है। देखो, नॉर्थ इंडिया में बेदास का उत्पत्ति हुई, तो बेदास कैसे नॉर्थ इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन को तब्दील करते हैं, क्या विमेन का रोल रहता है, क्या मैन का रोल रहता है, तो ये बुक्स के जरिए देखेंगे। ब्यूरियल्स मेगालिथिक कल्चर देखेंगे, ये मेनली डेक्कन और साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टोरी की जो शुरुआत है, अगर आप देखेंगे शुरुआत तो कहाँ से होती है। एक मैरी नाम की स्टूडेंट है, टीचर ने कहा कि आज वेल की रिंग के बाद हम लोग लाइब्रेरी जाएंगे, तो बच्चे जो है फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी जाते हैं। तो मैरी जो एक लड़की है वो कहती है कि लाइब्रेरी में डिफरेंट तरह की सेल्फ्स हैं, कवर्ड हैं, जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी। एक कवर्ड ऐसी है जिसमें डिफरेंट रिलीजियन की बहुत ओल्ड स्पेशल बुक्स रखी हैं। तो उसमें लाइब्रेरी मैन या टीचर पूछते हैं कि आप जानते हैं वेदास क्या होते हैं? ठीक है, वेदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसके बारे में यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होती। तो अगर आप देखेंगे तो मेनली पहले वेदास का जिक्र हुआ। तो वेदास में क्या है, अगर आप देखो वेदास को आप अगर क्या कहते हैं तब उसमें करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, किस कितनी तरह के वेदास होते हैं, तो आप यहाँ पहले हम लोग उसको देख लेते हैं कि टाइप ऑफ वेदास क्या होते हैं। देखो, पार्ट ऑफ वेदास अगर आप देखोगे तो वेदास के पार्ट में देखने को पहले मिलेगा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा प्रेज ऑफ गॉड्स, मतलब करीब 1080 हाइम्स दिए हैं, जिन्हें सुक्ताज कहा जाता है हिंदी और संस्कृत में। तो ये मेनली डेडिकेटेड हैं तीन गॉडेस को, अग्नि, इंद्रा और सोमा। इसका अभी हम जिक्र करेंगे। अग्नि गॉडेस ऑफ फायर, इंद्रा किससे रिलेटेड है, सोमा किससे रिलेटेड है, ये सब जिक्र करेंगे। तो मेनली फोकस किया गया है ऋग्वेदा में प्रेयर पर, नेचर पर और अर्ली सोसाइटी पर। तो ऋग्वेदा का अगर टाइम देखोगे तो अप्रॉक्स 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है। ठीक है, इसको हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। आगे अगर हम जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो इसका एडवांसमेंट स्टार्ट होता चला जाएगा। तो मेनली अगर आप देखोगे तो ऋग वैदिक पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है, जो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक है। इसमें मैन और विमेन के बीच आपको लेस डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। सभा और समिति में विमेन का लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन मिलेगा। मगर लेटर वैदिक पीरियड जिसमें साम वेद आया, अथर्ववेद आया, यजुर्वेद आया, इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ जाता है और इसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, जो 1000 बीसी से अप्रॉक्स 700 बीसी या 500 बीसी तक देखने को मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड। तो ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सामवेदा किस नाम से जाना जाता है? म्यूजिक के नाम से, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक है। इंडियन म्यूजिक का बेस है शब्द ब्राह्मण, ब्रह्मा से आया, नदा ब्रह्मा से आया। ठीक है, तो ऋग्वेदिक हाइम्स को किस तरह से म्यूजिकल नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे वो आपको यहाँ सामवेदा में देखने को मिलता है। ठीक है, चैंट्स करते हैं ड्यूरिंग यजनाज। यजनाज के टाइम पर इसको चैंट किया जाता है, मतलब जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, आप जब बैठते हैं पूजा के लिए, तो इस ऋग्वेदिक हाइम्स को किस तरह से म्यूजिकल नोट्स की फॉर्म में हम चैंट्स करें तो वो सामवेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद वेदा ऑफ वर्शिप है, मतलब इसमें मंत्र दिए हैं, रिचुअल और सेक्रीफाइस में बताया गया है कि किस तरह से फॉलो करेंगे, यजना परफॉर्म करने का तरीका बताया गया है। तो मेनली यजुर्वेद में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वर्शिप की जाती। अथर्ववेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। देखो, अथर्ववेद मेनली मेडिसिन और साइंस के लिए जाना जाता है, मगर कोई भी टीचर नहीं बताता है कि अथर्ववेद में मैजिक से रिलेटेड भी हाइम्स हैं। जो मैजिक, किसी को जादू टोना से रिलेटेड हो जाता है, और रिचुअल से रिलेटेड हाइम्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपको
आयुर्वेदिक, इकोनॉमिक और वैदिक मैथमेटिक्स के ज़िक्र आपको आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वेद जो है मेनली 4 भाग में डिवाइड थे। अर्लिक वेदी पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड बताया मैंने। यहाँ पर जो ज़िक्र हो रहा है, ये ज़िक्र जो हो रहा है अर्ली वैदिक पीरियड का ज़िक्र हो रहा है। इसमें क्या बताया गया है कि जो हाइम्स थे वो कंपोज किए थे। देखो हाइम्स कहते हैं सुक्ताज को। जैसे आपने कोई लाइन बना दी और बहुत ही हार्ड इंग्लिश है, उसको समझने के लिए किसी ऋषि, सेजेस, मुनि की ज़रूरत है, उसे हाइम्स कहते हैं। तो हाइम्स जो कंपोज़्ड किए गए वो सेजेस, ऋषिज़ के द्वारा किए गए और इन्हें प्रीस्ट ने टाउट किया स्टूडेंट्स को। इसकी खासियत ये थी, उन्हें रिसाइट किया गया, मेमोराइज किया गया। देखो आप जान लो अर्ली वैदिक पीरियड ऋग वैदिक पीरियड कहलाता है। इसकी एक खासियत ये है कि मैंने आपको बताया, इसकी खासियत आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स क्या करते थे, मेमोराइज करते थे, रिसाइट करते थे और ट्रांसफर करते थे एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन तक। तो यहाँ पर प्रिंटिंग का सिस्टम कोई नहीं था। अगर आप प्रिंट देखोगे तो ये 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में प्रिंट हुआ है ऋग्वेदा और चारों वेदा। तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रिंट इतना पुराना नहीं है, मगर कहीं कहीं मनु स्क्रिप्ट मिले हैं जहां ऋग्वेदा को स्क्रैच किया गया है, मनु के द्वारा बनाया गया है। तो मोस्टली हाइम्स जो है टाउट किए जाते थे, लर्न किए जाते थे मैन के द्वारा, और कुछ जो है विमेन के द्वारा भी कंपोज किए गए। ऋग्वेदा ओल्ड और वैदिक संस्कृत है जो आज की संस्कृत से बहुत अलग है। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसके बारे में बात की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। अब ऋग्वेदा के बारे में क्या बताया, देखो चारों वेद मैंने आपको डिस्कस कर दिए, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। मैंने भी बता दिया कि ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है जो अप्रॉक्स 3500 ईयर्स है। वो 35 में से 2000 घटा दोगे तो 1500 बीसी के करीब आपको ऋग्वेदिक कल्चर देखने को मिलेगा। इसमें मोर देन 1000 हाइम्स हैं जिन्हें सुक्ता और वेल सेड के नाम से जाना जाता है। इनमें जो ये डेडिकेटेड हैं, जो ये ऋग वैदिक हाइम्स हैं, सुक्ताज हैं, वो डेडिकेटेड है अग्नि गॉड को, जो द गॉड ऑफ फायर है, इंद्रा को, वॉरियर गॉड है, और सोमा द प्लांट, जो प्लांट है स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए यूज होता था। तो इन 3 गॉडेस या गॉड को डेडिकेटेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यही चीज यहां बताई है कि वेदास में ऋग्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट वेदा है, ये ओल्डेस्ट वेदा कहा जाता है। इसमें 1028 के करीब हाइम्स हैं जिन्हें सुक्ता कहा जाता है, जो डेडिकेटेड है अग्नि, इंद्र और सोमा को। लैंग्वेज ओल्ड वैदिक संस्कृत लैंग्वेज है, जो क्लासिकल संस्कृत जो अब यूज हो रही है उससे बहुत अलग है। कंपोजिशन ऋषि और सेजेस के द्वारा की गई और ओरियली सिलेबल्स बाई सिलेबल्स जो है ट्रांसफर की गई। प्रीस्ट ने ट्रांसमिट की ओरली, गुरुकुल स्टाइल ऑफ लर्निंग में, मतलब गुरु शिष्य की परंपरा के स्टाइल में इसे ट्रांसलेट किया गया। विमेन का रोल क्या था, कुछ विमेन भी सुक्तास को या हाइम्स को कंपोज किया है, और विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल सभा और समिति में भी देखने को मिलेगा जैसे जैसे हम क्लास वाइज हिस्ट्री को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किया है जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू द ऋग्वेदा कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हमें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। इट कंटेन हाइम्स प्राइमरली डेडिकेटेड टू अग्नि, इंद्र एंड सोम। बिल्कुल ठीक है। आप आंसर मत सोचिए, आंसर दिख रहा, कोई बात नहीं, हमें केवल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ये सही हो गया, तो सी ऑप्शन यहां से कट गया। इट वॉज कंपोज इन ओल्ड वैदिक संस्कृत, ये भी सही हो गया, तो ऑप्शन बी भी यहां से कट गया। तो अभी 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। ऑल हाइम्स इन ऋग वेदा वर कंपोज्ड ओनली बाई मेल्स, गलत, ओनली बाई मेल। मैंने बताया कुछ हाइम्स सुक्तास जो हैं विमेन के द्वारा भी कंपोज किए गए। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी चीज अच्छे से इजीली पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैंने क्लासिफिकेशन किया है वो आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ जो एनसीईआरटी से जो मैंने पिक्चर लिए इसको भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया,
इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जिन्हें इंडो आर्यन कहते हैं, उसमें ईरानियन और अदर लैंग्वेज आती है। अब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज संस्कृत को इंक्लूड करती है और अदर इंडियन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी को, गुजराती को, आसामीज को, कश्मीरीज को, सिंधीज को, इस तरह की लैंग्वेज इंक्लूड की जाती हैं। कुछ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में कुछ अदर लैंग्वेज आती हैं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, ग्रीक, स्पेनिश और इटालियन। कॉमन ओरिजिन देखो, इस यहाँ कैसे पता चलता है कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक मतलब पार्ट है, एक लैंग्वेज का पार्ट है। यहाँ अगर आप देखोगे तो मात्र संस्कृत में कहा जाता है माँ को, माँ हिंदी में कहा जाता है माँ को, और माँ को मदर इंग्लिश में कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से कुछ लैंग्वेज एक ही ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, आगे इंडो आर्यन सब ग्रुप की बात की है। ये सब ग्रुप है, इसमें मेजर इंडियन लैंग्वेज आती हैं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती। ठीक है, ये संस्कृत से ड्राइव हुई हैं, प्राकृतिक से, अपभ्रंशा और मॉडर्न इंडो आर्यन। और द्रविडियन फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ा आती है, मलयालम आती है। आल्सो तुलु, तुलु के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। इसको एट्थ शेड्यूल में पार्टिसिपेट या एट्थ शेड्यूल में इंक्लूड करने की डिमांड आपको देखने को मिलेगी। कोडावा, गोंडी, खुरुक। ठीक है, ये ओल्डेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है इंडिया का। देखो, द्रविडियन लैंग्वेज जो है ओरिजिनल लैंग्वेज इंडिया की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर आर्यन आए थे उससे पहले बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर रहते थे। तो उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो इंडो जो द्रविडियन लैंग्वेज है इसको ओल्डेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, मैं अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करूंगा डिस्कस, आप अच्छे से सुनना कि कहाँ पर क्या कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे तिब्बत तो बर्मन फैमिली के बारे में बात किया गया। इसमें मेनली नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज आती हैं जैसे बोडो, गारो, खासी, मीजो, ओ, तुंगखुल, मणिपुरी, मीती। ठीक है, तिब्बतन और बर्मन लैंग्वेज आती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ये आप जरूर याद कर लेना। इसमें क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज में कुछ सेंट्रल इंडियन डिस्ट्रिक्ट है, वो स्टेट है, वहां से लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। जैसे झारखंड से कुछ लैंग्वेज आती हैं, छत्तीसगढ़ से आती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में, उड़ीसा से और पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया से देखने को मिलेगी। इसमें जैसे संथली हो गया, मुंदरी हो गया, हो और खासी हो गया। ठीक है, ईरानियन फैमिली इंडो यूरोपियन सब ग्रुप का पार्ट है, जिसमें पाश्तो और पर्सियन आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये समझा दिया कि संस्कृत लैंग्वेज इंडो यूरोपियन ग्रुप का पार्ट है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं और कैसे पता चलता है कि ये एक ही फैमिली की हैं। जैसे मात्र, माँ और मदर कैसे वर्ड एक से मिलते जुलते हैं। नॉर्थ ईस्ट ग्रुप लैंग्वेज इंडो तिब्बतन का है। और कैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज में इंडिया की सेंट्रल लैंग्वेज शामिल होती हैं। तो ये हमने देखा। एक एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये कुछ पेयर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। देखो, संथली मैंने बताया था सेंट्रल इंडियन लैंग्वेज का पार्ट है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक आता है। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर आपको देख लो, मैंने बताया था संथली, आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लिखा था। मणिपुरी तिब्बतो बर्मन, बिल्कुल सही है। तमिल इंडो यूरोपियन, बिल्कुल गलत, ये द्रविडियन लैंग्वेज का पार्ट है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस लैंग्वेज की क्या फैमिली होती है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में। बुक वाज वी यूज्ड रिटन एंड प्रिंटेड। देखो क्या बताया गया है, इनिशियली क्या होता था, प्रीस्ट रिसाइड करवाते थे और स्टूडेंट के द्वारा हेयर्ड किया जाता था, सुना जाता था और उनको मुंह जबानी याद कर लिया जाता था। मगर आप प्रिंटेड फॉर्म देखोगे, मैंने बता दिया ये 18th और 19th सेंचुरी में प्रिंट किया गया। आप इसको सर्च कर लेना, चाहें अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेदा, ऋग्वेदा को किस तरह से स्टडी करते हैं। देखो, कुछ मटेरियल रिमेन्स हैं, उनसे पता चलता है ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, और कुछ रिटन सोर्सेज हैं, उससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह का रिलीजियन था, किस तरह के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। ठीक है, हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेदा, यहाँ पर देखो कुछ हाइम्स में जो है डायलॉग की फॉर्म में डिस्कस किया गया। देखो, सेजेस जो मुनि थे वो क्या करते थे, एक दूसरे से डायलॉग डिस्कस करते थे। तो वो आपको देखने को मिलेगा, विश्वामित्रा सेज जो थे, मुनि थे, वो 2 रिवर से डायलॉग कर रहे हैं, ब्यास और सतलज से। इसका जिक्र आपको ऋग्वेदा में
देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक मनु स्क्रिप्ट दिखाया गया। मनु स्क्रिप्ट का क्या मतलब है? ये एक रिटन फॉर्म है, मनु इंसान के द्वारा लिखी हुई। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है? वो हार्ड सरफेस पर लिखा जाता है। मनु स्क्रिप्ट क्या है कि इंसान के द्वारा किसी चीज पर लिखा हुआ, चाहे बिर्च बार्क हो, यहाँ पर लिखा है। ये 150 ईयर्स एगो का है, कश्मीर में हमें ये मिला है। ठीक है, और इसको ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में किया गया है। तो ये ऐसा नहीं है बहुत बीसी का लिखा हुआ है, ये अभी लिखा है किसी ऋषि मुनि ने या किसी पर्सन ने। ठीक है, आगे हमने ये डिवाइड देख लिया किस तरह से। हाँ, ये देखना, ऋग्वेदिक सोसाइटी में कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स की क्या इंपॉर्टेंस थी। एक बात यहाँ मैं साफ कर देना चाहता हूँ, ऋग्वेदिक पीरियड जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी में लैंड की इंपॉर्टेंस नहीं थी। आप अगर सोसाइटी देखेंगे तो सोसाइटी में लैंड की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। सोसाइटी में अगर आपको देखने को मिलेगा कि जन की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, इसीलिए जन और विष का जिक्र आपको आगे देखने को मिलेगा। जन में देखो कैटल, सन और हॉर्सेस, इनके लिए प्रेयर होती थी। विमेन के और लड़की के लिए भी प्रेयर कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो वेल्थ में अगर आप देखोगे तो मेनली ये आता था, मगर कहीं कहीं क्या होता था, अच्छी लैंड होती थी एग्रीकल्चर के लिए, तो वहां भी लड़ाई देखने को मिलती थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। चैरियट हॉर्स को जो है चैरियट पे योग किया जाता था, और लैंड लैंड कैटल और पीपल को कैप्चर कर लिया जाता था और उनसे एग्रीकल्चर कराई जाती थी। लैंड का बहुत कम जिक्र है ऋग्वेदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में अगर आप देखेंगे तो जन क्या है, पद लगा दिया। जनपद मतलब एक जगह सेटल हो गया, और उस सेटलमेंट के बाद लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई और लोग लैंड के लिए लड़ाई लड़ने लगे। ठीक है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। देखो वेल्थ क्या होता था, कहीं से बूटी कलेक्ट की जाती थी, तो प्रीस्ट को गिफ्ट देने के बाद रिमेनिंग वेल्थ जो होती थी आपस में शेयर कर ली जाती थी। राजा का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि सारी दौलत राजा की हो जाती थी। मल्टीपल लोग राजा बनते थे, और राजा की कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं होती थी। मैंने ये बता दिया, सेक्रीफाइस किए जाते थे, घी और ग्रेन का यूज किया जाता था। कुछ समय के कुछ कुछ जगह पर एनिमल के सेक्रीफाइस भी किए जाते थे, ताकि अग्नि, इंद्र और सोम जो डिटीज हैं खुश हो सकें। ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखो, कोई रेगुलर आर्मी देखने को नहीं मिलेगी। लोग आपस में ज्वाइन होते थे, अटैक करते थे, सभा और समिति होती थी। इसको एलेबरेटली हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और लीडर जो है ब्रेवरी और स्किल के लिए जाने जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक ये ऋग्वेदिक सोसाइटी से रिलेटेड एमसीक्यू है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। बैटल वर प्राइमरली फॉट टू कैप्चर कैटल एंड एक्सेस ऑफ वाटर सोर्सेज, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। लैंड का जिक्र नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ए परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एग्जिस्टेड अंडर द कंट्रोल ऑफ ऋग्वेदिक किंग। ए परमानेंट आर्मी, भाई मैंने परमानेंट का जिक्र किया नहीं किया तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। वेल्थ ऑब्टेन फ्रॉम बैटल वार पार्टली यूज टू परफॉर्मिंग इज नॉट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए अगर हम पढ़ेंगे, लोगों में हमारी वीडियो आप भेजेंगे, जिससे क्या होगा, हम जल्द से जल्द वीडियो लेके आ पाएंगे। वर्ड टू डिस्क्राइब प्यूपिल, प्यूपिल को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड का कैसे यूज हुआ। देखो मेनली क्या है, अगर हम प्यूपिल्स को डिस्क्राइब करें तो मेनली 2 ग्रुप थे। एक तो प्रीस्ट का ग्रुप था जिसे ब्राह्मण भी कहा जाता था, और ये प्रीस्ट क्या करते थे, राजाज के लिए, जो बहुत सारे राजा होते थे उनके लिए यजना मतलब सेक्रीफाइस और रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था। क्या लिखा है, राजा वर नॉट लाइक अ वंस यू विल सी लर्निंग। मतलब अगर आप देखेंगे तो राजा उस तरह का नहीं होता था जो लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। इन राजा की कोई पर्टिकुलर कैपिटल नहीं होती थी, कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, और कलेक्ट भी टैक्स नहीं किया जाता था। लोग वोटी अपनी दे देते थे तो राजा रख लेते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 3-4 लाइनें हैं जो आप फोटो खींचकर रख सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ आपके चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, दोनों चैनल पर, इंस्पायर पे भी और फीडबैक आईएएस पर भी। ठीक है,
जनरली सन डिड नॉट, अब ये क्या है देखो, राजा के टाइम पर ऐसा नहीं होता था सन जो है सक्सीड कर जाता था फादर को और राजा बन जाता था, नहीं। जना जो जो देखो, जना जो है वो चूज करते थे राजा, और उनके द्वारा चूज करे हुए राजा को ही राजा माना जाता था। लीनियज सिस्टम नहीं था, डायनेस्टी सिस्टम नहीं था। विस क्या होता था देखो, जना कहते थे पूरे ग्रुप को, अब नंबर ऑफ फैमिलीज हैं इसके अंदर, इसको हम विस कहते थे। तो जना और विस वर्ड आपको पता होना चाहिए, जैसे पुरु जना, जैसे पुरु विस, भारत जना और यदु जना, ये बहुत फेमस जना है जो लेटर वैदिक पीरियड में हम इनको डिस्कस करेंगे। आर्यंस ने किस तरह से अटैक किया, ये सब हमारे द्वारा देखा जाएगा। आगे बात करते हैं कि आप ये देखो देखो आर्यंस क्या हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया आए। जो लोग क्या करते थे, हाइम्स को कंपोज करते थे, वो आर्यास कहलाते थे। मतलब वो अपर कास्ट कह सकते हैं, अपर रिलीजन कह सकते हैं, अमीर पीपल कह सकते हैं, अपर क्लास कह सकते हैं। और जो अपोनेंट होते थे, जो इंडिया के मेन लोग थे, जो इंडिया में ही थे, उनको दासा और दासियूस कहा गया, और विमेन को दासी कहा गया। इन्हीं को स्लेव की तरह यूज करते थे, इन्हें प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, और इनका यूज किया जाता था एग्रीकल्चर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जैसे भारता जना जो इंडिया से निकला, कुछ लोग कहते हैं ये आर्यंस थे, और आर्यंस ने ही यहाँ पर दासा और दासियूस की प्रथा को बढ़ाया। ऋग्वेदा कंपोज्ड इन द नॉर्थ। अब देखो मैंने पहले ही बताया था, बुक की जो इस चैप्टर में नॉलेज मिलती है उससे पता चलता है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में किस तरह का कल्चर है। ब्यूरियल्स के बारे में जिक्र है तो हम मेगालिथिक को अभी डिस्कस करने वाले हैं। मेगालिथिक के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से डेक्कन में और साउथ इंडिया में लोगों को ग्रेवयार्ड में रखा जाता था। आगे बात की जाती है मेगालिथिक। देखो मेगालिथिक ब्यूरियल्स की बात आ गई। मेगालिथिक के बारे में क्या बताया गया, देखो इस तरह से मेगालिथिक कल्चर है। जैसे यहाँ पर मान लो मेन बॉडी रखी हुई है। देखो इनिशियली बॉडी को किस में रखा जाता था, जार में रखा जाता था। जार में एक बड़ा सा जार बना दिया जाता था, मगर जो मेन डिटी होती थी, इनाम गांव में आप देखोगे तो मेन डिटी को स्ट्रेट जार में रखा गया, मतलब बड़े से जार में रखा गया है, जैसे ईसाई रखते हैं। तो ये जो इनाम गांव का जिक्र है, ये अभी हम आपको देंगे। तो ये जो साइड में ये जो पत्थर रखे गए हैं, इसी को मेगालिथिक कहा गया। क्या कहा गया, यहाँ देखो, स्टोन बोल्डर आर रोन एज मेगालिथिक, लिटरली बिग स्टोन होते थे। मार्क किया जाता था ब्यूरियल साइट को। ये कल्चर जो आपको 3000 ईयर्स एगो साउथ इंडिया और डेक्कन के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। कुछ जगह पर नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3000 ईयर्स एगो का मतलब हो गया अप्रॉक्स 1000 बीसी के करीब। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको रटी होना चाहिए। ये कुछ साइट्स दिखाई हैं, जैसे पैलियोलिथिक साइट आप देख सकते हैं रेड कलर की, कुरनूल, हुंसी। आप न्यूलिथिक साइट देख सकते हैं, कोलदीवा, चिरिंड, दौजली, हैदिंग। अर्ली विलेज देख सकते हैं, और मॉडर्न सिटी देख सकते हैं। तो ये आप एक बार नजर प्रिंट करके पेन से मार्क जरूर कर लेना, ठीक है। ये मैंने बता दिया। देखो दिस टाइप ऑफ मेगालिथिक जो है, इसे सिस्ट कहते थे, जो राउंड शेप में लगाया जाता था, ये सिस्ट है। और इसमें बताया गया है पार्ट होल है, ये होल जो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर मेन जो है मेन बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो ये मेगालिथिक कल्चर है, इसमें कुछ खास चीज नहीं है। यहाँ पर क्या है, मेगालिथिक कल्चर या मेगालिथिक ब्यूरियल्स में आपको देखने को मिलेगा कि इसे ब्लैक और रेड वेयर में रखा जाता था। मतलब जो वहां पर पॉटरी यूज होती थी, ब्लैक एंड रेड वेयर यूज होती थी, और इसमें इसको बॉडी को रखा जाता था। इनके साथ आपको बहुत सारे इक्विपमेंट मिलेंगे, जैसे हॉर्स इक्विपमेंट, एक्सेस। देखो लाइफ आफ्टर दैट, लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट को ये मानते थे, इसीलिए बहुत सारी चीजें ब्यूरियल्स में रखी हुई आपको मिलेंगी। ये मैंने पार्ट ऑफ वेदास आपसे डिस्कस कर लिया। अब क्या है, इनाम गांव का जिक्र है, कुछ इनाम गांव का जिक्र है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये आप देख लो। वाज द ब्यूरीड मैन एट इनाम गांव ए चीफ, ब्यूरीड मैन इनाम गांव ए चीफ। तो यस, ये क्या है, ये जो बॉडी मिली है इनाम गांव में, ये चीफ बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्यूरीड मैन की ये जो बॉडी मिली है, ये एक चीफ की बॉडी है। स्पेशली ब्यूरिल किया गया। देखो नॉर्मली क्या होता था कि आप किसी को भी एक
कफून कह लो या फिर उसमें रखते थे जार में, मगर इसको क्या है स्ट्रेट रखा गया है, इसके साथ यूनिक ट्रीटमेंट किया गया। इससे पता चलता है ये चीफ या राजा की बॉडी थी। लार्ज हाउस में रखा गया, देखो 5 रूम का एक हाउस है, उसके अंदर इस बॉडी को सेटल किया गया है या ब्यूरीड किया गया कोर्ट यार्ड में, तो इससे पता चलता है ये चीफ की बॉडी थी। ग्रेनरी बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेनरी यूज हुई है, तो इससे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पता चलती है। जिस घर में रखा है वहां पर ग्रेनरीज हैं। ग्रेनरीज क्या होता था, जहां पर धान गेहूं या जो भी आप कह लो, जौ बाजरा, उसे रखते थे, तो उससे पता चलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी पोजीशन बाज स्पेशल क्रॉस लेग्ड रखी गई है, स्ट्रेट पोजीशन है, ये भी एक बताती है ये चीफ की बॉडी है। ठीक है, अभी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन। इससे आपका क्या होगा, सारा इनाम गांव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, चालकोलिथिक साइट इनाम गांव के बारे में डिस्कस किया गया। देखो, इनाम गांव की एक चीज आप जान लो, इनाम गांव जो ये है महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये गोड़ रिवर जो ट्रिब्यूटरी है भीमा की, वहां देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इनाम गांव इज लोकेटेड ऑन द रिवर घोड़, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। बिल्कुल ठीक, ये ऑप्शन सही है। तो सी और डी ऑप्शन कट गए, हमारा 50% आंसर हो गया। अब 50% और सॉल्व करना है हमें। ठीक है, द साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ बोथ एक्सटेंडेड ब्यूरियल एंड ब्यूरियल प्लेस विद इन हाउसेस। मतलब जो ब्यूरियल एक्सटेंडेड मतलब सीधा रखा गया वो मिलेंगी, और हाउसेस में मिलेंगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इनाम गांव बिलोंग टू हड़प्पन मैच्योर फेज, सो अर्बन प्लानिंग फीचर सिमिलर टू मोहनजोदड़ो। बिल्कुल गलत, मैंने इसीलिए पहले बता दिया। ये इनाम गांव जो साइट है ये हड़प्पा के बाद की साइट है, तो आपको अगर देखने को मिलेगा तो ये लेटर हड़प्पन साइट आपको देखने को मिलेगी, तो यहां से ये कट गया। ठीक है, एट इनाम गांव ये यूनिक ब्यूरियल ऑफ एडल्ट मेल प्लेस ए लार्ज किले जार हैज बीन डिस्कवर्ड। आपको ये बताना है लार्ज किले जार, ये गलत है, लार्ज किले जार में नहीं रखा गया था चौथा, तो बी ऑप्शन यहाँ सही है। आप देख लेते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, घोड़ रिवर जो ट्रिब्यूटरी है भीमा की, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनाम गांव एक्सटेंडेड ब्यूरियल दिखाता है, बॉडी स्ट्रेट रखी गई है, हाउस ब्यूरियल दिखाता है, इनसाइड हाउड ये चालकोलिथिक लेटर चालकोलिथिक का पार्ट है। तीसरा इनकरेक्ट क्यों है, हड़प्पन मैच्योर फेज का पार्ट नहीं है, ये मालवा और जॉर्वे कल्चर चालकोलिथिक में मिलेगा। और चौथा इनकरेक्ट क्यों है, इनाम गांव में एडल्ट मिल यूनिक ब्यूरियल एट इनाम गांव इज एडल्ट मिल ब्यूरिड एक्सटेंडेड नॉट इन जार, जार के अंदर नहीं है, एक्सटेंडेड है, जार के बाहर किया गया है। जार को में तो जो इन्फेंट और चिल्ड्रन को किया जाता था, ऐसे जार होता था उसके अंदर बच्चों को रख देते थे और बंद कर देते थे। एक्सटेंडेड का मतलब है विदाउट जार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चारका के बारे में बताया गया। चारका आप जानते हैं एक फेमस फिजिशियन थे एंशियंट टाइम में, जिन्हें आयुर्वेद की नॉलेज थी। उन्होंने इंज्योर्ड बॉडी से एनिमल की एनाटॉमी की, ब्यूरियल साइट को डिस्कवर किया। उन्होंने ज्वाइंट कार्टिलेज और टीथ को मिलाकर 206 से लेकर 307 तक हमारी बॉडी में हड्डियां बताई। ये आपको चारका के बारे में बेसिक डिटेल पता होना चाहिए। अब पॉसिबल ऑक्यूपेशन की बात की गई है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एग्रीकल्चर तो होती थी इनाम गांव में। जब न्यूलिथिक पीरियड के टाइम पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, तो इनाम गांव तो 2700 बीसी के बाद का पीरियड है। ये होती थी एनिमल रेयरिंग होती थी, हंटिंग होती थी, फिशिंग होती थी, गैदरिंग भी होती थी, क्राफ्ट्समैन थे जो एक्सपर्ट थे, स्किल पॉटर थे, और फूड प्रोसेस जो है स्टोरेज भी, ग्रेनरी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी लार्ज देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारा डिस्कशन था। प्लीज शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, ये वीडियो जो नीडी सेक्शन है उन तक पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।